से पहले भी अनुच्छेद 142 का जो वो शक्ति है सुप्रीम कोर्ट के पास, जिसे जगदीप धनखड़ न्यूक्लियर मिसाइल कह रहे हैं 24/7 अवेलेबल, उसका इस्तेमाल तो यूनियन कार्बाइड मामले में हुआ 1989 में टू गिव फुल जस्टिस। कोयला ब्लॉक आवंटन में यूपीए की सरकार थी, बड़ा आरोप लगा कि कोल ब्लॉक में घोटाला हो गया, तब सुप्रीम कोर्ट ने इस्तेमाल किया। शराब बिक्री पर किया, राम जन्मभूमि में किया, आईआईटी में छात्र अतुल के एडमिशन के मामले में किया, और चंडीगढ़ मेयर चुनाव में जो धांधली हुई तब भी सुप्रीम कोर्ट ने अपने विवेक का इस्तेमाल किया, 142 का इस्तेमाल करके फैसला दिया। इस बार क्या इतनी गड़बड़ हो गई? निर्मल जी, असल में मुझे लगा आज की जो डिबेट थी, हाँ जी, वो तो रेफरेंस दिया था आर्टिकल 143 में, हाँ, उसके बारे में थी। जहां तक सुप्रीम कोर्ट का फैसला है, वो एक अथॉरिटेटिव प्रोनाउंसमेंट हो चुका है। और जैसा मैंने पहले भी कहा था कि कॉन्स्टिट्यूशन का इंटरप्रिटेशन करने का जो अधिकार है वो सुप्रीम कोर्ट के पास है। और अगर पूरे जजमेंट को पढ़ें तो ये साफ हो जाता है कि इसका इंटरप्रिटेशन इसके अलावा कुछ हो नहीं सकता था। क्योंकि अगर हमें लेजिस्लेटिव प्रोसेस को आगे बढ़ाना है, मान लीजिए कोई बिल है, उसको आगे बढ़ाना है, उसके ऊपर बैठे रहते हैं, इसका मतलब है लेजिस्लेचर का जो अधिकार है उसके ऊपर एग्जीक्यूटिव अपना अधिकार जमाने की कोशिश कर रही है, और ये सुप्रीम कोर्ट ने क्लियर किया है जी। तो ये पर्सपेक्टिव को अगर देखें पर्सपेक्टिव को, तो इंटरप्रिटेशन सुप्रीम कोर्ट का ठीक है और वो अथॉरिटेटिव प्रोनाउंसमेंट है। तो सर क्या ये बहस उस तरफ भी जाती है क्या? मुझे बहुत जरूरी है क्योंकि लोगों को बताना, प्लीज। ये अथॉरिटेटिव प्रोनाउंसमेंट को उन्होंने रिव्यू के अंदर चैलेंज किया हुआ है, तो कोई भी इस तरह का जजमेंट होता है उसको रिव्यू में आप चैलेंज कर सकते हैं। रिव्यू अगर खारिज हो जाता है, क्यूरेटिव पिटीशन फाइल कर सकते हैं। एक तो तरीका ये होता है। दूसरा ये होता है कि संसद कॉन्स्टिट्यूशन को ही अमेंड कर दे, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट लेकर के आ जाए, ये एक प्रावधान होता है। इन प्रावधानों को यूज ना करके उन्होंने 143 का जो मार्ग अपनाया है कि इसको रेफरेंस देना। आप देखेंगे कि जब ये रेफरेंस जाता है तो कॉन्स्टिट्यूशन बेंच का एक फैसला है, जो आखिरी फैसला उन्होंने दिया, मैं उसके कुछ आपको बता देता हूं कि रेफरेंस में क्या होता है। सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा, इट इज क्वाइट विविड दैट दिस कोर्ट वुड रेस्पेक्टफुली डिक्लाइन टू आंसर ए रेफरेंस इफ इट इज इम्प्रॉपर, inadvisable and undesirable, or the questions formulated have purely socio-economic or political reasons which have no relation whatsoever with any of the provisions of the constitution or otherwise are of no constitutional significance or are incapable of being answered or would not subserve any purpose, or there is, now this is important, there is authoritative pronouncement of this court which has already decided the question referred. अगर उन्होंने इस क्वेश्चन को डिसाइड कर दिया है पहले ही, तो रेफरेंस को जब इसके अंदर ये मेंटेनेबिलिटी का क्वेश्चन आएगा तो कोर्ट डिक्लाइन कर सकता है कि इसको आंसर करने की कोई जरूरत नहीं है। लेकिन आपको मैं बताना चाहूंगा कि केवल पूरे हमारे इतिहास में केवल एक जजमेंट है। वो जजमेंट आपको मालूम है, ये था इस्माइल फारूकी का, जिसके अंदर वो एक्विजिशन हुआ था राम जन्मभूमि वाली लैंड का। उसके अंदर उन्होंने रेफरेंस को डिक्लाइन किया था। अभी तक जितने भी रेफरेंस हुए उन्होंने उसको आंसर किया है। और जजमेंट दिया है सुप्रीम कोर्ट ने, उन्होंने भी कहा है कि अगर कोई बात हो तो रेफरेंस 143 के अंदर दिया जा सकता है। तो सुप्रीम कोर्ट को ये देखना होगा कि इसमें जो क्वेश्चंस जो बिल्कुल बेतुके हैं लगते हैं उनको, कि उसमें कोई सार नहीं है, उनको डिक्लाइन कर सकता है। और ये देखेगा कि उन्होंने ये सारी क्वेश्चंस को आंसर कर दिया है नहीं, तो 143 का आंसर तो सुप्रीम कोर्ट को इस स्थिति के अंदर देना पड़ेगा, ये देखते हुए कि उनका जो जजमेंट है वो अथॉरिटेटिव है या कुछ चीजें उसमें से छूट गई हैं। सर ये भी हो सकता है ऐसा कुछ है नहीं, वो एग्जामिन करेंगे। लेकिन जैसा मैंने आपको बताया, होना ही चाहिए था जब रिव्यू पिटीशन पेंडिंग है तो रिव्यू पिटीशन डिसाइड करने का उनको वेट करना चाहिए था, क्यूरेटिव का वेट करना चाहिए था। ये जरूरी था बजाय इसके कि 143 में रेफरेंस भेजें, जो इस सारे संदर्भ को देखते हुए थोड़ा उचित नहीं लगता। हाँ, तो सर अब आप क्यूरेटिव पिटीशन की बात कर रहे हैं, रिव्यू पिटीशन की बात कर रहे हैं, यानी कि 2 स्टेप अभी बाकी थे। रिव्यू पिटीशन दाखिल की जा सकती थी, रिव्यू पिटीशन उसी बेंच के पास जाती है, फिर क्यूरेटिव हो सकती थी। लेकिन सर मैं बड़ी अपनी समझ से सवाल आपसे पूछ लेती हूँ, मेरी समझ तो आप लोगों के मुकाबले बहुत कम है, लेकिन क्या ये बहस आगे बढ़ती, जितना नैरेटिव स्ट्रॉन्ग बिल्डअप हो रहा है, भाई सुप्रीम कोर्ट इस देश में धार्मिक युद्ध के लिए जिम्मेदार है, प्रीवियस सीजे संजीव खन्ना इस देश में गृह युद्ध भड़का रहे हैं, और बहुत सारी और भी चीजें कह दी गई। कीड़ों से भरी हुई बोतल सुप्रीम कोर्ट के जजेस को कह दिया गया, स्केलेटन है अलमारी में लटका हुआ, कंकाल तंत्र है,
टूट जाना चाहिए अलमारी को, ये सर बहस क्या एनजेएसी की तरफ जाती है क्या सरकार ये चाहती है कि, या ऐसा एक पक्ष भी है क्या कि कॉलेजियम सिस्टम खत्म हो? अब इतने सारे नैरेटिव का मतलब इधर जाता है क्या? देखिए, इतने सारे नैरेटिव का अर्थ तो यही होता है, क्योंकि मुझे लगता नहीं है कि इस स्थिति में 143 की कोई जरूरत भी थी रेफरेंस की। ये जितने भी जो बयान किए गए हैं इसको लेकर के, जजमेंट को लेकर के, ये इंडिकेट ये करता है कि आप जुडिशरी को किस तरह से वीक करना चाहते हैं, और ये करना चाहते हैं कि ये जो आपने अपने ही जजेस को अपॉइंट करने का सिस्टम डेवलप किया है ये खत्म हो और अधिकार वापस हमारे पास आ जाए, ताकि हम जो चाहें उस तरह के फैसले हों। ये इसको इंडिकेट करता है साफ। आरके सिंह, ये इसी तरफ जाता है क्या है, और क्या आप देश आगे आने वाले वक्त में एनजेएसी की तरफ फिर से बढ़ता दिखेगा क्या, कि भाई नेशनल जुडिशरी अपॉइंटमेंट कमीशन सरकार के इख्तियार में हो, उसमें गैर न्यायिक लोग भी बैठे हो, उसमें कानून मंत्री भी बैठे हो, और ये जो कॉलेजियम सिस्टम है जिसमें अभी सुप्रीम कोर्ट की सुप्रीमेसी है, जजेस की सुप्रीमेसी, इसे खत्म करना, इसे पूरी तरीके से क्वेश्चन करना, ये हो सकता है क्या? मैं हाल फिलहाल में किताब पढ़ रहा था, बिग ईगोज स्मॉल मैन बाय राम जेठमलानी। उन्होंने घटने का जिक्र किया है। वो कह रहे थे कि अशोक देसाई, अटॉर्नी जनरल थे इंडिया के, उन्होंने बोला था कॉलेजियम सिस्टम है, बहुत शार्प वर्ड यूज किया था, जो कॉलेजियम सिस्टम है वो इंसेस्टस रिलेशन टाइप, तो बहुत बेहद ही खतरनाक। एक बार दोहराइए ना, क्या कह रहे हैं आप? अशोक देसाई साहब ने, अटॉर्नी जनरल साहब ने एक वर्ड यूज किया था कि जो कॉलेजियम सिस्टम ऑफ अपॉइंटमेंट है, इट्स जस्ट लाइक एन इंसेस्टस रिलेशनशिप। तो बहुत शार्प था। लेकिन उसकी एक दूसरी प्रॉब्लम क्या है कि 70-80 के डिकेड में आप देखेंगे, जब कमिटेड ब्यूरोक्रेसी जुडिशरी का एक जब फलसफा आया, तो उसके बाद बहुत बेचैनी होने लगी। बहुत संक्षेप में कहिएगा आरके सिंह, क्योंकि मेरे साथ अभी 3 और लोग हैं, उनको भी मैं चाहती हूँ कंक्लूड कर लूं। मैं आपको नट सेल में बस ये बता देना चाहता हूँ कि एज ऑफ नाउ सरकार कोशिश कर रही है कि बैकडोर से इस चीज को, बहस को बड़ा जन्म दिया जाए, बट कॉलेजियम सिस्टम को सस्टेन करने के लिए जुडिशरी एक साथ है, और अभी वो रहेगा एक साथ है। तो जस्टिस एसआर यादव सर, अगर नेशनल जुडिशरी अपॉइंटमेंट कमीशन की तरफ बढ़ना ही है, जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन की तरफ, तो इन अ पायस मैनर भी बढ़ा जा सकता है भाई, लेकिन डिफेम करना क्या विकल्प हो सकता है क्या जुडिशरी को, भाई जिस चौखट पर इस देश के 144 करोड़ लोगों की भावनाएं जुड़ी हो? नहीं, डिफेम करने का इरादा नहीं है। नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन बनाने के बाद अगर है किसी भी सिस्टम में इम्प्रूवमेंट हो सकता है, को बेहतर रूप दिया जा सकता है। ये तो हमारे चीफ जस्टिस ने भी इसको कबूल किया है कि ये कुछ बेटर, कुछ ट्विक के साथ इसको जो है इम्प्रूव कर सकते हैं। तो ये इसके लिए ये डिफेम वाला जो पूरा नैरेटिव चल रहा है, भाई सुप्रीम कोर्ट है वो। देखिए, बड़े बड़े पदों पर लोग बैठे हुए हैं, एक रेफरेंस किया है, इससे जनता के मन में भ्रम तो पैदा हो जाता है जुडिशरी के बारे में भी। इसलिए हमारे ख्याल से जो रेफरेंस हुआ है उसका आंसर हो जाना चाहिए, और लार्जर बेंच अगर हो जाए तो और अच्छा होगा। तो ये जो लोगों के दिमाग में जो भ्रम पैदा हो गया है संवैधानिक पावर के बारे में, अधिकार के बारे में, मेरे ख्याल से क्वेश्चन फार्मुलेटेड किया है 10-15 ठो, उस पर अगर आंसर हो जाए तो आम जनता के लिए भी ठीक रहेगा और सबके लिए ठीक रहेगा। सर वंडरफुल आंसर जस्टिस जकीउल्लाह खान। बहुत संक्षेप में सर 10 सेकंड में ये बता दीजिए कि ये जो बेसिकली इमेज है जुडिशरी की, ये क्या इन सबके चलते, इन सारे नैरेटिव्स के चलते, जो पॉलिटिकल नैरेटिव है, इसमें कोई कहीं संदेह शुबा नहीं है, पॉलिटिकल नैरेटिव के चलते क्या जुडिशरी को डेंट पहुंच रहा है? क्या नहीं होना चाहिए क्या इस देश में ये? और इसकी जिम्मेदारी अपने सिस्टम पर भी है क्या, जुडिशियल सिस्टम पर? आप कई अगर पन्ने पलटे, पिछले पन्ने पलटे, तो आप देखें इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी का बहुत चर्चा हुआ था काफी, एक 50 साल के करीब आसपास, और उसमें तमाम बातें आई थी। फिर केशवानंद भारती केस भी आया था और उसमें जजमेंट आया था, सब कुछ आया था। ये हमेशा ऐसा होता है कि जब गवर्नमेंट पावरफुल होती है तो वो हमेशा अपने आप को सुपर वैसा रखना चाहती है कि जो हम चाहे वही हो। एनजेएसी अगर में कुछ कमियां हैं, हर सिस्टम में होती हैं। एनजेएसी में जैसे हमारे एल्डर्स ने बताया, मिस्टर यादव ने, कि अगर जैसे उसमें कमियां हैं, हो सकती है कमियां होंगी और हैं कमियां, लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि सब आप